फल बेचने वाले का लड़का जो मिट्टी की झोंपड़ी में रहता था, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, जिसके 7 भाई बहन थे और महीने के सिर्फ 100 रुपए वो लोग अर्न करते थे। 10th में ये लड़का 2 बार फेल हुआ क्योंकि इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती थी और आज इसकी 300 करोड़ की कंपनी है। जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो 400 स्क्वायर फीट के एरिया में इनके पास सिर्फ 6 स्टाफ मेंबर्स थे, लेकिन आज पूरे देश में इनकी 150 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें तो ये ताजमहल पहले जैसे 5 स्टार होटल से भी आगे है। एक टाइम ऐसा था कि इनके पास 6 टेबल रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज ये सिंगापुर और दुबई जैसी जगहों में एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं रघुनंदन कामत जी की, जिनका ब्रांड है नेचुरल आइसक्रीम। और ये ब्रांड आज क्वालिटी वॉल्स, वादीलाल, अमूल और बास्किन रॉबिन जैसे बड़े ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ रहा है, वो भी बिना किसी मार्केटिंग या सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट के। रघुनंदन कामत जी का जन्म कर्नाटका के एक छोटे से गाँव मुल्की में हुआ था। इनके डैड फ्रूट बेचते थे और महीने का मैक्सिमम 100 रुपए कमाते थे। एक टाइम पर इस फैमिली की हालत इतनी खराब थी कि इनके पास पहनने के लिए शर्ट नहीं थी और अगर किसी दिन इन्हें खाने के लिए सब्जी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। पढ़ाई में इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन हाँ, एक चीज में ये अच्छे थे, वो थे ऑब्जर्वेशन में। ये हर रोज अपने डैड के पास जाते और उन्हें फल बेचते हुए देखे और एक स्किल इन्होंने उनसे उठा ली। वो स्किल थी फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स को सिलेक्ट करने की, जो कि फ्यूचर में इनके काम आए। एनीवेज, क्योंकि अब ये इंग्लिश में अच्छे नहीं थे, इसलिए 10th में ये 2 बार फेल हो गए, जिसकी वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद इनके पेरेंट्स इन्हें मुंबई लेके आ गए, जहां पर इन्होंने अपने बड़े भाई के रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक छोटा सा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे थे गोकुल के नाम से। मुंबई में रघुनाथ जी अपनी फैमिली के साथ 12 बाय 12 फीट के चौल में रह रहे थे और दिन भर वो अपने भाई के साथ कस्टमर्स की झूठी प्लेट्स धोते। जब रघुनंदन जी 15 साल के थे तो भी उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी थी। उन्होंने 2 चीजें बहुत अच्छे ढंग से नोटिस की। पहला कि जो रेस्टोरेंट है उन्हें मैनेज किया कैसे जाता है, और दूसरा, जितने भी लोग उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते थे वो हमेशा खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाते थे, स्पेशली आइसक्रीम्स। एक और चीज जो रघुनंदन जी ने नोटिस करी वो ये थी कि 1980s में सिर्फ 2 ही फ्लेवर आइसक्रीम के अवेलेबल थे। पहला था वनीला और सेकंड था स्ट्रॉबेरी। वो चाहते थे कि और ज्यादा फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हो और ये आइडिया उन्होंने अपने भाइयों को कहा। ठीक है, उनके भाइयों को लगा कि ये बहुत ही इडियोटिक आइडिया है। अब हो ये रहा था कि सारे भाइयों के डिफरेंट आइडियाज थे और सारे के सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रेस्टोरेंट को बेच दिया जाए और रघुनंदन जी के हाथ में 3.5 लाख रुपए आए जब उनका रेस्टोरेंट बिका। अब फ्रूट्स की नॉलेज तो उन्हें थी, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना आइसक्रीम बनाने का सपना पूरा कर सकता हूँ। लेकिन 3.5 लाख रुपए उतने ज्यादा नहीं थे, उन्हें और पैसों की जरूरत थी। उन्होंने अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों सबसे पैसे मांगे और 3 लाख रुपए और इकट्ठा कर दिए और अपना पहला आइसक्रीम का छोटा सा फूड पॉइंट खोला। और ठीक रघुनंदन जी की तरह अगर हमें भी अपने सपनों का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार के साथ हम सिर्फ इसे 3 स्टेप में कर सकते हैं। स्टेप 1, HDFC बैंक ऑफर करता है इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग। इसमें अगर हमारे पास HDFC बैंक का करंट या सेविंग अकाउंट है तो हम गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टेंटली रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप 2, रजिस्टर करने पर HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार ऐप की मदद से हमें बिना किसी पेपर वर्क के इंस्टेंट लोन मिल जाते हैं और जरूरत के वक्त हम 10 सेकंड में बिजनेस लोन अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही HDFC बैंक हमें 10 लाख तक की दुकानदार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टेप 3, और सिर्फ लोन ही नहीं, ये ऐप हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करेगी। जैसे कि इस ऐप से हम अपनी दुकान की सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर्स के लिए कई ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं और इन ऑफर्स को व्हाट्सएप, FB या इंस्टा पर कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही इस ऐप से हम अपने कस्टमर की बाइंग इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं ताकि हमें उनका बाइंग बिहेवियर पता चल सके और हम अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर सके। हम अपने कस्टमर से किसी भी पेमेंट मोड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन्होंने 2 स्ट्रैटेजीज का सहारा लिया। पहली थी ऑब्जर्वेशन। उन्हें याद आया कि जब वो अपने भाई के रेस्टोरेंट में काम करते थे तो वहां पर जो लोग भी पाव भाजी खाते थे, यानी मिर्ची वाली चीजें खाते थे, उसके बाद वो आइसक्रीम का ऑर्डर पक्का देते थे। और दूसरी चीज थी कस्टमर ऑब्जर्वेशन। जब भी वो लोगों को आइसक्रीम बेच रहे थे, बार बार उनके पास जाते, आपको आइसक्रीम कैसी लग रही है, कोई और फ्लेवर की आइसक्रीम आप खाना चाहते हैं? और कई कस्टमर कहते हैं हाँ, काश स्ट्रॉबेरी की, आम की या काजू किशमिश की आइसक्रीम होती। और इन दोनों आइडियाज को पहले ही साल रघुनंदन जी ने एग्जीक्यूट कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने पाव भाजी बेचना स्टार्ट किया और सेकंड, कस्टमर्स की सारी डिमांड्स यानी सारे फ्लेवर्स को वो ले आए और सिर्फ पहले ही साल में उन्होंने 5 लाख की आइसक्रीम्स बेची। तो हमारी सबसे पहली लर्निंग है कस्टमर ऑब्सेशन, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर चॉइसेस। और ये चीज रघुनंदन जी हमेशा करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी अगर उनके कस्टमर्स बोलते हैं कि यार USA में इस तरीके की आइसक्रीम मिल रही है
हमें वाइल्ड मैंगो मिल रही है, हमें मस्क मेलन मिल रही है, तो भी वो उन फ्लेवर्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते ही करते हैं। और ये चीज हम उनके बेटे में भी नोटिस कर सकते हैं, जिनका नाम है श्रीनिवास कामत। श्रीनिवास कामत ने क्या किया कि उन्होंने अपने डैड को बोला कि आपके पास कुछ स्टोर्स हैं, 1-2 साल के लिए कुछ स्टोर सिर्फ मुझे चलाने के लिए दो। और जब उन्हें वो स्टोर्स दिए गए तो वो कस्टमर ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने सबसे पहले जो मैकडॉनल्ड की टीम थी वहां से लोग हायर करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टमर ऑब्सेस्ड थे। और उन सबके साथ मिलकर उन्होंने वो स्टोर्स चलाए। और 2-3 साल के बाद जो श्रीनिवास के अंडर नेचुरल आइसक्रीम्स के स्टोर्स थे, वो बाकी स्टोर्स के कंपैरेटिवली डबल प्रॉफिट कर रहे थे। ये लोग क्वालिटी पर इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि इनके पास 150 स्टोर्स हैं, जो ये फ्रेंचाइजी में नहीं देते। इनके मैक्सिमम स्टोर्स खुद के हैं, ताकि जो क्वालिटी है वो हमेशा कंट्रोल रह सके। और शायद यही रीजन है कि 2018 में जो KPMG की लिस्ट निकली थी, उसमें नेचुरल आइसक्रीम्स को कस्टमर एक्सपीरियंस के केस में टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया। ओके, पाव भाजी के साथ इनकी आइसक्रीम्स तो बहुत बिक्री थी, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अब ये एक बड़ा डिसीजन लेंगे, और वो ये था कि एक आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे जिसमें सिर्फ आइसक्रीम्स होंगी। अब हमें से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार आइसक्रीम पार्लर ये कौन सा बड़ा आइडिया है, लेकिन 1980s में बहुत ही कम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते थे। क्वालिटी वॉल्स, वादीलाल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की आइसक्रीम सिर्फ रेस्टोरेंट में बिका करती थी, और पार्लर जैसा कॉन्सेप्ट वहां पर भी फेमस नहीं था। अब यहाँ पर रघुनंदन जी ने 2 बड़े डिसीजन लिए थे। पहला ये कि वो एक आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे, जिसके चलने की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि आइसक्रीम्स तो पाव भाजी के साथ ही चल रही थी। और दूसरा, वो आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे भी तो जुहू में, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे। इनको लगता था कि जुहू की प्रॉपर्टीज बहुत ही कॉस्टली है, जिसका मतलब है कि इन लोगों के पास पैसे हैं और यही लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे, और जिसकी वजह से वो लोग इनके सबसे पहले कस्टमर बनेंगे नेचुरल आइसक्रीम के। फाइनली 1985 में रघुनंदन जी ने अपना सपना पूरा किया, जुहू में एक 400 स्क्वायर फीट का स्पेस लेकर। पहले जो 200 स्क्वायर फीट थे वहां पर आइसक्रीम बनती थी, और बाकी के जो 200 स्क्वायर फीट है वहां पर उन्होंने 6 टेबल रखे, और वहीं पर सारे लोग आकर इनकी आइसक्रीम्स ट्राई करते थे। इनका जो USP था, यानी इनमें डिफरेंट क्या है, वो ये था कि वो अपनी आइसक्रीम में सिर्फ 3 चीजें डालेंगे, दूध, चीनी और फ्रूट्स। धीरे धीरे इनका ब्रांड इतना फेमस हो गया कि अमिताभ बच्चन, राज कपूर जैसे लोग भी इनके छोटे से आइसक्रीम पार्लर में आके आइसक्रीम्स ट्राई करने लगे। अगर हम ये फोटो देखें तो यहाँ पर आमिर खान अपनी हीरोइन और पूरे क्रू के साथ नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में बैठे हैं और आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये धीरे धीरे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स में भी फेमस होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल 1986 में रघुनंदन जी बताते हैं कि मैं आराम से बैठा था और टीवी देख रहा था, और वहां पे इन्होंने देखा कि सर विवियन रिचर्ड्स इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जब वो मुंबई गए थे और वहां पर उन्होंने एप्पल और चीकू फ्लेवर ट्राई किया, जो उन्हें बहुत पसंद आए। नेचुरल आइसक्रीम्स बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया, और इसमें हमारी लर्निंग है लो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अगर हम थोड़ी बहुत सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कि टीवी में हमें नेचुरल आइसक्रीम की बहुत ही कम ऐड देखने को मिलेगी। इसे हम नंबर्स में भी क्वांटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वादीलाल जैसी जो वेल इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, वो 800 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, और उसका 8% वो मार्केटिंग में खर्च करते हैं, यानी 64 करोड़ रुपए। और वही नेचुरल आइसक्रीम्स है जो 300 करोड़ का रेवेन्यू करती है, और उसका सिर्फ 1% यानी 3 करोड़ रुपए वो मार्केटिंग में खर्च करती है। लेकिन फिर भी जो नेचुरल आइसक्रीम है उसकी ग्रोथ वादीलाल से काफी ज्यादा है। तो अब सवाल आता है कि लोगों को इनके ब्रांड के बारे में पता कैसे चलता है। पहला है वर्ड ऑफ माउथ। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया था सर विवियन रिचर्ड्स का, जिनको उन्होंने पैसे नहीं दिए थे अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट पसंद आया तो उन्होंने लोगों को बोला। और जो सेकंड चीज है वो उनका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इनका मानना है कि ये लोगों को आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, सिर्फ दूध, चीनी और फल, बस उन्हीं से इनकी आइसक्रीम्स बनती है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि अच्छा इन्होंने ग्रो तो किया, लेकिन नंबर्स में बताओ कितना ग्रो किया। तो मैं बताता हूं कि जो 1984 में ये 5 लाख की सेल करे थे, वहीं पर एग्जैक्टली 10 साल के बाद 1994 में इनकी सेल हुई 3 करोड़ की, यानी 6000% का इंक्रीज। और इस वक्त पर इनकी शॉप के सामने कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे लंबे लंबे ट्रैफिक जाम्स भी लग रहे थे। साथ ही में इस वक्त तक नेचुरल दर्जनों और फ्लेवर्स भी लॉन्च कर चुकी थी। और ईयर 2000 में इसकी बढ़ती डिमांड के चलते इन्होंने 25,000 स्क्वायर फीट की ये मॉडर्न फैक्ट्री बना दी। टेक्नोलॉजी के मामले में ये बास्किन रॉबिन्स और इवन अमूल से भी आगे है। अगर हम नेचुरल आइसक्रीम्स की बात करें तो इनके पास 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं। हर बार ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, और फॉर्मूला सिंपल है, जो फ्लेवर कस्टमर को पसंद आ जाते हैं वो फ्लेवर वो लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, जो फ्लेवर पसंद नहीं आते उसे लिस्ट से बाहर कर देते हैं। अगर हम इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो इनके पास बहुत ही ज्यादा फ्लेवर्स हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, मलाई कोरमा एक्सेट्रा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब भी नया फ्लेवर लॉन्च होता है तो रघुनंदन जी शुरू से लेकर एंड तक उस फ्लेवर के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं,
और एंड में खुद उसे ट्राई भी करते हैं। अब ऑब्वियसली 80-20 रूल तो यहाँ पर भी काम करेगा, यानी कुछ फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा बिकेंगे और कुछ फ्लेवर बहुत कम बिकेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो कम बिकने वाले फ्लेवर्स हैं उसे भी वो लिस्ट में ऐड रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखा सके, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है इनके ब्रांड के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और जहाँ पर इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 5 लाख रुपए एनुअल रेवेन्यू से, 2015 में ये रेवेन्यू हो गया 100 करोड़ और 2020 में 300 करोड़ और जल्द ही ये 400 करोड़ के रेवेन्यू को भी पार कर दे। अभी 400 करोड़ का सक्सेस बिना कोई सेटबैक या स्ट्रगल के तो इन्हें मिला नहीं होगा। तो रघुनंदन कामत जी की खुद की एक स्टोरी, अगर हम वापस इनकी स्टोरी में जाएं तो 1994 में हुआ ये कि इन्होंने उस वक्त तक का अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया था और इनकम टैक्स वाले इनके पीछे पड़ गए। और साथ ही में जो इनका खुद का ब्रदर इन लॉ था और जो इनके इम्प्लॉयज थे, बहुत ही ट्रस्टवर्दी इम्प्लॉयज, उन्होंने इनकी कंपनी छोड़ दी और साथ ही में उन्होंने अपना एग्जैक्टली सेम आइसक्रीम पार्लर खोल दिया और इन्हीं के साथ compete करने लगे। इस पर रघुनंदन जी ने हार नहीं मानी। इन्होंने बोला ठीक है, अगर कंपटीशन करना है तो फिर करते हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी साल 5 और आउटलेट्स अपने खोल देंगे। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये 65 लाख रुपए का लोन लेंगे, जो कि आज की वैल्यू में ऑलमोस्ट 6 करोड़ बैठता है। इन्होंने लोन लिया, बहुत मेहनत करी और फाइनली ये सक्सेसफुल भी रहे। अब हमें से जो लोग सोच रहे हैं कि वाव, तो ये जो वाव है इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आज आप X नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना लो तो 10x आप इतनी जल्दी नहीं बना लो। लकीली रघुनंदन जी ने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था 1985 में, जहां पर हजारों किलो आइसक्रीम की डिमांड थी। इनके टीम मेंबर्स हर रोज फ्रूट का सिर्फ 24 या 25 किलो पल्प ही निकाल पाते थे। रघुनंदन जी ये चीज तो समझ गए थे कि अगर क्वालिटी से काम करना है तो अब इन्हें एक प्रिडिक्टेबल सोल्यूशन चाहिए, यानी इन्हें मशीन चाहिए। इन्होंने दोबारा से याद किया कि जब ये किसी फैक्ट्री में जाते थे तो किस तरीके से मशीनें काम करती थी, और इन्होंने उसी तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट किया और अपनी इंजीनियरिंग ब्रेन को यूज करके, ऑल्दो इन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करी थी, 9th पास थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने मशीन बनाई। खास करके जैसे सीताफल होता है, एक एक सीड के ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्रूट होता है, उसके लिए भी इन्होंने एक सीड मशीन बना दी और उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा दिया। और उस वक्त के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इस टाइप की मशीन्स को उस वक्त यूज नहीं कर रहे थे। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जहां पर ये पहले 24 किलो का फ्रूट पल्प हर रोज निकाल रहे थे, वहीं पर ये अमाउंट बढ़कर 4 टन पर डे हो गया। अब ज्यादा आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें सिर्फ फ्रूट नहीं चाहिए था, इन्हें दूध भी चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर जो सबसे बड़ी बुफेलो फार्म थी उसके साथ डील साइन कर ली कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इन्हें ही हर रोज दूध प्रोवाइड किया करेगी। रघुनंदन जी ये भी चाहते थे कि उनकी जो आइसक्रीम की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, यानी आइसक्रीम जो है वो थिक रहे। तो उन्हें याद आया कि उनकी जो माँ है वो बचपन में जब भी दूध उबाला करती थी तो दूध उबलते वक्त वो उसमें फूंक मारा करती थी, जो कि हमारी मदर्स भी करती है। तो उन्होंने यही फॉर्मूला एग्जैक्टली दूध बॉइलिंग वाली मशीन के ऊपर लगा दिया। इन्होंने कस्टम मेड ब्लोवर लगाए और उसके ऊपर फिट कर दिए ताकि जो दूध है वो हमेशा गाढ़ा रहे। अगर अभी हम नेचुरल्स की मैंगो आइसक्रीम देखें और उसे दूसरी आइसक्रीम के साथ कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल आइसक्रीम है वो थिक है, क्योंकि रघुनंदन जी अपनी अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम बनाना चाहते थे। वहीं पर दूसरे आइसक्रीम वाले क्या करते हैं, उसमें एयर पंप कर देते हैं ताकि हवा भर के वो जो क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा लगे, लेकिन इन्होंने अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब इससे हमारी लर्निंग ये है कि रघुनंदन जी सिर्फ 9वीं पास थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी क्यूरियोसिटी से वो हर चीज़ को जानते थे कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दें, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो क्यूरियोसिटी है वो भी बहुत एजुकेशन हमें दे सकती है। लर्निंग ये भी है कि जो अपनी यूएसपी है उस पर काम करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो कि नेचुरल आइसक्रीम में डला क्या होता है, दूध, चीनी, फल, जबकि बास्किन रॉबिन्स के इस आइसक्रीम के पैकेट को आप देखिए, इसके पीछे क्या है, पता नहीं 75 कितने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, जो कि ऑब्वियसली इन प्रिजर्वेटिव्स के कारण ये बॉडी के लिए उतने हेल्दी नहीं है। अब अगर एक रीसेंट चैलेंज की बात करूं तो जैसे ही कोरोना आया उस टाइम लॉकडाउन आ गया और इनके सारे के सारे स्टोर्स बंद कर दिए गए। अब इनकी सारी जो सेल थी वो ऑफलाइन थी, यानी लोगों को इनके रेस्टोरेंट में जाकर ही आइसक्रीम खानी पड़ती थी। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें। इन्होंने रिबेल फूड्स के साथ टाई अप किया, जिनकी क्लाउड किचन की सबसे बड़ी चेन। जिन्हें क्लाउड किचन नहीं पता तो क्लाउड किचन क्या होता है, एक नॉर्मल किचन है जहाँ पर खाना बनाने वाला होगा और डिलीवरी एजेंट्स होंगे, बस। वहाँ पर कोई सीट्स वगैरह नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर जाके खाना नहीं खा सकते। अब इन्होंने क्लाउड किचन के साथ भी टाई अप किया और साथ में स्विगी और जोमेटो के साथ भी टाई अप कर दिया। और अभी जो उनके मिनी पैक्स हैं वो ही सिर्फ 30 करोड़ रुपए के बिक रहे हैं, यानी जो उनकी टोटल सेल है 300 करोड़ की, उसका 10%
30 करोड़ पे सिर्फ मिनी पैक्स को बेचने से आ। एंड रघुनंदन कामत और नेचुरल्स की यूनिक इनोवेशन और मेहनत के चलते नेचुरल्स आज भी इतनी सक्सेसफुल है कि 50 से भी ज्यादा देशों में फैले बास्किन रॉबिन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड भी आज इनसे कम्पीट नहीं कर पाते। देखिए इंडिया में जो वेस्ट है उसमें नेचुरल आइसक्रीम ने मार्केट को डोमिनेट कर रखा है। इनका प्लान है कि फ्यूचर में ये इंडिया के बाकी रीजन्स में भी मार्केट कैप्चर कर पाए। इन कंक्लूजन रघुनंदन जी की स्टोरी की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि रघुनंदन कामत जैसे कम पढ़े लिखे लोग जो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, हम जैसे हिंदी और मराठी बोलने वाले देसी लोग भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं अगर हम हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं और क्यूरियोसिटी से दुनिया में पैटर्न देख सकते हैं। अगर हम कम पढ़े लिखे की बात करें तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी और ZSL ग्रुप के फाउंडर मिस्टर सुभाष जी, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग भी कभी कंप्लीट नहीं करी लेकिन फिर भी वो आज बहुत सक्सेसफुल है। देखिए इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद जो रघुनंदन जी है वो आज भी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। उनका कहना है कि उनकी कोई भी आइसक्रीम 48 घंटे पहले ही बनाई जाती है। रघुनंदन जी की तरह मुझे एक और स्टोरी बहुत पसंद है, वो है डेविड गॉगिन्स की, जिस पर उन्होंने बुक भी लिखी है कांट हर्ट मी। तो अगर आप इसकी बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर संडे हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर अभी उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिले कि एनीथिंग कैन बी डन। दिस वॉज हेमंत पंत। जय हिंद।